नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो वीकेंड पे लेकर, जिसका नाम है न्यूज पंच। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस कार्यक्रम के जरिए हम सत्य और तथ्य की पड़ताल करते हैं। ग्राउंड जीरो पर जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर और आज जिस खबर को हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का न्यूज पंच के जरिए। तो किस तरह से जब हम बात करते हैं टीएमसी की, तो टीएमसी पर सवाल है क्योंकि अब इंडी गठबंधन में भी दरार है। और दरार इसलिए है कि लगातार जब से पश्चिम बंगाल में जब सरकार बदली है उसके बाद से टीएमसी में टूट है। और ये टूट किस फूट की तरफ इशारा कर रही है, इस पर करेंगे विस्तार से बातचीत। और फिर बात होगी उन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण 100 दिनों की। जी हाँ, ये तबाही के 100 दिन है, लेकिन वो तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। बात होगी कि कैसे पश्चिम एशिया में जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से अनिश्चितताओं का माहौल है। भू राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया और ये बदलाव जो है अब अलग अलग क्षेत्रों पर असर डाल रहा है। इस पर करेंगे विस्तार के साथ चर्चा। तो शुरुआत करते हैं टॉप लाइन्स के बाद इसी खबर से। सबसे पहले तो लिए चलते हैं आपको 28 फरवरी की तरफ। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान की अगर हम बात करें, आपको शायद नाम याद ना हो, याद दिलाते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन बीत जाने के बाद भी ये युद्ध किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। ना तो अमेरिका जमीनी सेना उतारने का जोखिम ले रहा है और ना ही ईरान झुकने के लिए तैयार है। अब नतीजा ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से जो दुनिया भर में महंगाई की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है, तेल का संकट गहरा गया है। और इन दिनों ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में कई बार शांति की उम्मीद जगी, लेकिन फिर युद्ध के बादल छा गए और अब 100 दिनों के बाद ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। और लगातार जो भी शांति वार्ता की बात होती है वो अब जिस तरह से ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उन्हें उबाऊ लगने लगती है और वो कई बार कुछ ऐसे वक्तव्य बोलते हैं, बयान देते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो इन 100 दिनों में क्या कुछ हुआ, अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानेंगे इस खबर के जरिए। तो हॉर्मुज की सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो ये हाई वोल्टेज टकराव है उसका एपिक सेंटर स्टेज हॉर्मुज स्ट्रेट रहा। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक बड़ा दावा है कि यूएस ने हॉर्मुज में करीबन 2 ईरानी ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करने का लक्ष्य था और टकराने से पहले ही ड्रोन नष्ट कर दिए गए। और अब क्योंकि लगातार जो ये हमलों की खबर सामने आती है, इससे क्षेत्रीय तनाव जितना जल्दी मंदा होता है, ठंडा होने की बात होती है, वो फिर बढ़ जाता है। और यूएस सेंट्रल कमांड का ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ये पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि ईरान के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। तो ये तो लेटेस्ट खबर रही, लेकिन जंग के जो ये 100 दिन हैं, अब इसमें किस तरह से एक्शन प्लान लिया गया, किस तरह से ये पूरी टेक्नोलॉजी है, आइए उसको समझते हैं। 28 फरवरी एक्शन में यूएस और इजराइल आए, जहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर हमने देखा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ा गया यूएस के द्वारा, ये यहाँ से पूरी टेक्नोलॉजी शुरू हुई। वहीं अगर यूके की बात की जाए तो इसकी इजाज़त यूके ने अमेरिका को दी कि ये सैन्य अभियान जब चलना था और सैन्य अड्डों के प्रयोग की भी अनुमति दी गई। किस तरह से ये जंग डे बाय डे लगातार आगे बढ़ती रही, बहुत सारे चेंजेस हुए। डिएगो गार्सिया, आरएफ फेयरफोर्ड, ये सब उसमें शामिल था। ट्रंप का दावा है कि ईरानी सेना लगभग तबाह है, यानी कि खमनेई की मौत के बाद उनका बार बार ये कहना कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कोई अस्तित्व नहीं है। 6 और 9 मार्च को फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला गया और 11 मार्च को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव था वो भेजा गया। हॉर्मुज में जहाज़ों की जो आवाजाही है उसको समर्थन मिलने लगा। ये 11 मार्च का अपडेट रहा। 20 और 21 मार्च ये 2 निर्णायक दिन रहे जहां एक्शन मोड में हमने ईरान को देखा, जहां यूएस और कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया गया। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और ईरान ने किस तरह से, जब ट्रंप का ईरान को ये अल्टीमेटम था कि अब ठहर जाओ, रुक जाओ, वरना कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिए जाओगे। और तेल ठिकानों को उड़ाने की वार्निंग लगातार यूएस ईरान को देता रहा। 7 अप्रैल बड़ी डेट, जहां 2 हफ्ते का युद्ध विराम था और 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई, इसमें पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं अपने ब्राउनी पॉइंट्स है वो कमाने की कोशिश की। यूरेनियम पर लगातार बातचीत होती और वो फेल हुई। 13 और 14 को भी जो वार्ता
होनी थी, उस वार्ता में विफलता हाथ लगी और ईरानी बंदरगाहों की अब घेराबंदी करने की कवायद की जा रही है। 13 और 14 जून का अपडेट है। वहीं ईरान का कुवैत और बहरीन में हमला, ये आप देखिए ग्रिप बाय ग्रिप, जैसे कोई फिल्म होती है ना, उसमें अलग अलग तरीके से हम मोड़ लेते हैं, ये कहानी उस तरह से मोड़ लेती हुई नजर आई। और 6 जून को यूएस की ईरान पर लगातार जवाबी कार्रवाई। आप हमारे यहाँ एक चीज बर्बाद करोगे तो हम दो करेंगे, कुछ इस तरह का खेल चलता रहा यूएस और ईरान के बीच, और ये कवायद अभी भी जारी है। इसकी वजह से हमने देखा कि कैसे तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया। दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इस वक्त आप इस तेल के दबाव को झेल रही हैं और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को पास ऑन हो रहा है। और इसकी वजह से हमने देखा कि जितनी भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दबाव झेलती हुई नजर आ रही हैं। आइए अब इस तेल के खेल को समझते हैं कि जंग से पहले क्या अपडेट रहा। यानी कि अगर हम बात करें तेल की कीमत की, तो जब जंग नहीं थी उससे पहले $69 प्रति बैरल ये रेट था कच्चे तेल का, जब इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं। और इसी जंग के दौरान हमने देखा कि ये 114 रुपये प्रति बैरल से $126 प्रति बैरल भी पहुंच गया, जिसके बाद से हमने देखा कि कई अलग अलग जो देश हैं जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं निर्भर हैं आयात को लेकर कच्चे तेल के, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी अभी भारत बहुत ही कंफर्टेबल, संतुलित और सुरक्षित कुशनिंग पोजीशन पर है। दुनिया पर किस तरह का असर रहा, आइए वो भी आपको बताएं। तो तेल गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा और इससे जो ओवरऑल हम कह सकते हैं वैश्विक ग्रोथ है उसकी जो हम कह सकते हैं धार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आई। ग्लोबल सप्लाई चेन सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो डिस्ट्रप्टेड रहा और खाद्य सुरक्षा बहुत प्रभावित हुई। इसलिए हमने देखा कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को दोबारा सुदृढ़ करना है, उस डिस्ट्रप्शन को खत्म करना है, उसको लेकर प्लान्स बनाए जा रहे हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ दबाव है ये सीधा आपकी खाद्य कीमतों पर आया और इस अनिश्चितता ने खाड़ी देशों की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ा दी। ये जो हम कहते डोमिनिकन इफेक्ट पड़ा कि आप दो देश अगर आपसी रार पर हैं, इसका खामियाजा खाड़ी देशों ने भी भुगता है। ये वजह क्यों रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रोफेसर राजीव नयन द नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। सवाल पहला ये कि 100 दिन के बाद भी ये उम्मीद लोगों को लग रही थी कि शायद युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो संघर्ष वार्ताएं हैं वो फेल हो रही हैं और आखिरकार कौन सा ऐसा हम कंसेंसस माने जहां पर इस युद्ध के खत्म होने की बात हम कर सकते हैं? देखिए, युद्ध तो जिस स्तर पर शुरू की गई थी उस स्तर पर तो नहीं है, इस बात को भी हमें मानना चाहिए। सीज फायर जो युद्ध विराम जिसे हम कहते हैं, युद्ध विराम भी देखिए आप कई जो चल रहे हैं संघर्ष उसमें देखेंगे कि युद्ध विराम का भी मजाक सा बन गया है। एक भारत ने एक युद्ध विराम सी स्थिति की घोषणा की थी जिसे पॉज हमने कहा था। हमने पूर्णतः शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था युद्ध विराम या सीज फायर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको एक एक अहमियत दी है, एक उसके शब्द का एक मर्यादा रखा। लेकिन अभी ये युद्ध विराम जो शब्द आ रहे हैं उसे एक दूसरे की शक्ति का आकलन करने का एक जरिया मात्र बन गया है और अपने अपने हितों को कितना ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके यह अभी एक पूरी की पूरी जो चल रही है एक्सरसाइज वो उसका एक परिणति हम कहेंगे कि होगा। तो युद्ध विराम तो चलिए, युद्ध से ज्यादा युद्ध विराम के दिन हमने देखा और इस युद्ध विराम में भी छिटपुट घटनाएं घटते जा रही है। पूर्णतया जिसे कहते हैं शांति बहाल नहीं हुई है। युद्ध भी जिस बड़े पैमाने पर था वह भी नहीं हुआ है। वार्ताएं चल रही हैं, इसी बीच में वार्ताएं निष्फल भी हो रही है। बहुत सफल रहती तो निश्चित ही पूर्ण तरह युद्ध का विराम लग जाता। तो अभी ये स्थिति है, लेकिन अब देखिए कहाँ रुकेगी वार्ताएं, कहाँ रुकेंगी, ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कौन कितना समझौते वो मानता है। देखिए अमेरिका के लिए मैं मानता हूं कि जेसीपीओ वाली स्थिति परमाणु बम, उस परमाणु बम तो नहीं कहिए, परमाणु तकनीक पर मान लेना चाहिए।
और हमें लगता है कि मोटे मोटे तौर पर ईरान भी इस चीज को मान लेगा। अब क्यों नहीं कर रहा है, अब यह एक बड़ा ये जिसका है कि पूरे विश्व को तबाह करने वाली बात हो गई है। दूसरी चीज देखिए, अभी सबसे अच्छी जो बात बनी है कि वह पिछले इस सप्ताह में आप देखेंगे घटनाक्रमों को, तो अमेरिकी जो वहां का कांग्रेस है वहां से थोड़ा सा टाइटनिंग अप हुआ है ट्रंप को कि भाई अब आप शांति से करें। वहां का जो सुरक्षा का जो स्टैब्लिशमेंट है, जिसे सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट कहते हैं, उसने भी इजराइल के ऊपर एक नई सोच रखी कहा है। और एक देखिए वॉशिंगटन पोस्ट का आज का अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो उसके हेडलाइंस में है कि सबसे ज्यादा स्पियोनाज का जो जासूसी का खतरा है तो वो इजराइल से आ रहा है। तो इजराइल के ऊपर भी एक न एक तरह से एक नकेल कसने की बात, कुछ न कुछ उन्हें झुकाने की बात अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था सोच रहा है, चाहे वह अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट हो, उनका इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट हो, उनका पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट हो, सब मान रहे हैं, चाहे वहां का जो आम व्यक्ति है, सिविल सोसाइटी से कई बार बोलते हैं हम। लेकिन प्रोफेसर राजीव, हम जो तेल का संकट है उससे कैसे उभरते हुए सामने आएंगे? वजह है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट अभी भी बंद है, वहां पर अभी भी ऐसे कितने जहाज है जो लंगर डाले वहां पर है। आपका जो बीमा का खर्च है जहाजों को लेकर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक ट्रैफिक जैम की स्थिति है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी हॉर्मुज़ स्ट्रेट बहुत नैरो है। अगर हम उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन को समझे, ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं काउंटर पॉइंट है। यहाँ पर आप कैसे इसमें एक कंसेंसस होने की उम्मीद रखते हैं? कौन से वो देश हैं जो मध्यस्थता करें तो शायद कुछ हासिल हो? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए इसमें तो जैसे हमारी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जहाजें हैं, हो सकता है सरकारी जहाजें हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर आ जाए, लेकिन जो प्राइवेट जो शिप है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस है, उनको इंश्योरेंस में इतना पैसा आएगा नहीं। इंश्योरेंस का जैसा आपने कहा उसकी भी कीमत बढ़ती जा रही है, तो निश्चित ही एक बहुत ही संकट की स्थिति है। उस संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है और यूरोप जूझ रहा है, उससे एशिया के देश जूझ रहे हैं। और यही एक दबाव बहुत जबरदस्त रूप से अमेरिकी प्रशासन के ऊपर है कि आप तेल का कारोबार जारी होने दें। जिस तरह की जो छिटपुट घटनाएं भी आप कर रहे हैं, ठीक है युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध विराम भी नहीं हो रहा है। यहाँ इसके बीच भी कभी ड्रोन से अटैक होता है, कभी मिसाइल से अटैक होता है, कभी ईरान भी प्रयास करता है, भले अमेरिका कहता है कि नहीं हमने उनका मार गिराया। चलिए जो भी हो, घटनाएं घट रही हैं और इस घटनाओं में जो भी तेल के आपूर्ति करता है उनके अब देख भी रहे वहां तो हमले हो ही रहे हैं। साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी आपने बात की है, वहां पर भी प्राइवेट जो जहाजें हैं वो आगे लाना नहीं चाहते हैं। चाहे इंश्योरेंस का उनका भी गैप है, अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज पूरा का पूरा उन्हें मुआवजा नहीं देगी अगर उनके ऊपर डैमेज हो गया तो ये एक संकट बनी हुई है, आपूर्ति की संकट है। अब भले ही आप अफ्रीका के माध्यम से ला रहे हो, दूसरे नीचे से ला रहे हो, आप वो चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए विशेष करके अपने देश में आने के लिए मुश्किल से एक सप्ताह में पहुंच जाती है, बाकी जगहों पर मुश्किल आएगी। उसी तरह से जो एशियाई देश है, चलिए उम्मीद करेंगे प्रोफेसर राजीव की ये 100 दिन 200 में ना बदले और जल्द ही इस पर इस तरह की प्लान की कोई तैयारी हो जहां दोनों देश एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं मध्यस्थता के साथ बातचीत करें और वो बातचीत आगे भी हम कह सकते हैं सफल रहे और ये वार्ताएं विफल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन तमाम जानकारियों के साथ डीडी न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार आकर बात करेंगे पश्चिम बंगाल की कि आखिरकार ये बगावत के सुर इतने तेज क्यों हो रहे हैं टीएमसी में। जुड़े रहिए न्यूज़ पंच के साथ। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित।
आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए हैं। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां बगावत के बाद अब टीएमसी की जो पार्लियामेंट्री रैंक है उसमें भी फूट की वजह से चर्चाओं ने हलचल बढ़ा दी। इस बीच टीएमसी के अभिषेक बनर्जी तय कार्यक्रम से एक दिन पहले दिल्ली पहुंच गए और ये उनका दिल्ली पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। इसे इंडी ब्लॉक की बैठक से पहले एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। और अभी जो ताज़ा खबर है वो ये कि जो निगम पार्षदों की बैठक दीदी ने पश्चिम बंगाल में बुलाई थी, वहाँ कोई निगम पार्षद पहुंचा ही नहीं। आइए पहले सबसे पहले इसी खबर को देख लेते हैं कि आखिरकार टीएमसी की ये हालत आखिर क्यों हो रही है। तो टीएमसी में बगावत के जो सुर है वो तेज है। आप इसे इस तरह से समझे कि टीएमसी की जो बैठक है वो बिल्कुल फ्लॉप शो रही। जो पार्षद जिन्हें बुलाया गया था वो अपने तेवर दिखाते हुए नजर आए। तेवर क्यों दिखा रहे थे? क्योंकि एक वक्त था कि इसी तेवर की वजह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी इस साख को खोया है और पार्षद नाराज हैं और इस नाराजगी से अब हड़कंप मच गया। वो कहते हैं ना कि गैर हाजिरी ने कहीं ना कहीं ममता दीदी की टेंशन बढ़ा दी है। अभिषेक बनर्जी के मुंह में जिस तरह से कई ताबड़तोड़ फैसले ममता बनर्जी लेती आईं जब वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री थी, और उस सूबे के मुख्यमंत्री होने के नाते अभिषेक बनर्जी के मुंह में वो फैसले कैसे कहीं ना कहीं पार्टी को अंदर तोड़ रहे थे, शायद वो इस अंडर करंट को महसूस नहीं कर पाए। और अब डैमेज कंट्रोल में टीएमसी क्या कर रही है? डैमेज कंट्रोल के लिए अभिषेक बनर्जी जो इंडी गठबंधन की बैठक है उससे पहले ही एक दिन दिल्ली पहुंच गए। अब उनका यहाँ पहुंचना कई ऐसे सवाल खड़े करता है जिनके जवाब ढूंढने हैं कि अभिषेक का जो बढ़ता हुआ प्रभाव था, अब उसकी वजह से ये अंदरूनी कलह जो साफ तौर पर नजर आ रहा है टीएमसी की इस फूट और टूट में। अब इंडी गठबंधन बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले सियासी पारा जो हमारा जो आम टेम्परेचर है उससे भी ज़्यादा हाई हो गया है। तो अभिषेक बनर्जी अपनी कई हरकतों की वजह से और कई अलग अलग मामलों की वजह से सुर्खियों में है। वो क्या मामले हैं जिनकी वजह से अभिषेक बनर्जी पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? कोयला चोरी, पीडीएस घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाले की भी बात की जाए तो उसमें भी अभिषेक बनर्जी का नाम है। जाली हस्ताक्षर और कट मनी की वसूली को लेकर लगातार अभिषेक बनर्जी सुर्खियों में रहे। अब इस पूरे खबर को हम अलग अलग एंगल से समझने के लिए सौरभ दत्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे हम उनके पास चलते हैं। सौरभ, सबसे पहला सवाल ये कि जिस तरह से अभिषेक बनर्जी दिल्ली आ गए एक दिन पहले, डैमेज कंट्रोल तो वो करना चाहते हैं पार्टी को लेकर, लेकिन पार्टी की अंदरूनी टूट किस तरह से अब जो टीएमसी का सियासी भविष्य है वो खतरे में डाल रही है? आंचल दीदी बैठक बुला रही है। दीदी के हाथ में आ रहा है अंडा। दीदी ने विधायकों की बैठक बुलाया। दीदी के बैठक विधायक ने 20 में बैठक में हाजिर नहीं हुआ और फिर जाके सांसदों से जो इंडी जोट का जो बैठक है, कल है इंडी जोट का बैठक, उससे एक दिन पहले कल ही अभिषेक बनर्जी दिल्ली चले गए हैं। कहीं ना कहीं जगह ये माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी पहले आने का ये कारण है, ये जो कहा जा रहा है कि
कल एक तरफ जहां ममता बनर्जी इंडी जोट के साथ बैठक की तैयारी करेंगी, उसी समय दूसरी ओर काकोली घोष दोस्तीदार के नेतृत्व में टीएमसी के राज्यसभा और लोकसभा के कई सांसद स्पीकर ओम बिरला के साथ भेंट कर सकते हैं और उनको जाकर, जैसे ऋतव्रत बनर्जी, संदीपन शाह ने चिट्ठी, यहाँ के जो स्पीकर है असेंबली के रथिंद्रनाथ बसु, उनको स्पीकर को एक चिट्ठी दिया था 8 विधायकों को और कहा था कि ऋतव्रत बनर्जी एलओपी है, ममता बनर्जी की पार्टी जो इनको एलओपी मानकर चिट्ठी दी थी, सवेंद्र चट्टोपाध्याय, उनको वो नहीं मानते थे और स्पीकर उनको रिकॉग्निशन भी देता है। तो दिल्ली में भी मोर्चा खोलने की अटकलें तेज होती आ रही है और इसमें काकोली घोष दोस्तीदार और सुखेंदु शेखर राय पहले से ही पार्टी के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर चुके हैं। और कल क्या होगा, कल कौन कौन सांसद ऐसा कुछ सामने ऐसा कुछ होता है या नहीं, वो देखने को मिलेगा। माना जा रहा है कि इसीलिए अभिषेक बनर्जी एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं कि उनके सांसद दीदी की फोन भी नहीं उठा रहे हैं, ममता बनर्जी की फोन भी नहीं उठा रहे, टेक्स्ट की जवाब भी नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे सांसद हैं कि अगर उनको लेकिन मुझे वो भी कई इंडी गठबंधन की बैठकें याद हैं सौरभ, जिसमें कई बार टीएमसी को बुलावा होता था और टीएमसी वहां नहीं पहुंचती थी। लेकिन आज आप देखिए कि बुलावा है लेकिन उससे पहले ही टीएमसी के अभिषेक बनर्जी वहां पर मौजूद हैं। लेकिन सत्ता का संघर्ष क्या इतना बड़ा था सौरभ कि आज टीएमसी जिस तरह से टूट के कागार पर है, क्यों जोड़ नहीं पा रही ममता बनर्जी? वो तो कसीदे बहुत पड़ती थी टीएमसी की शान में। देखिए, इसका एक बड़ा कारण है अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व। उनके नेतृत्व के लिए हर स्तर पर सवाल खड़ा किया गया है, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो और चाहे वो काउंसिलर्स हो। दूसरी बात यह है कि टीएमसी की 15 साल की शासनकाल, इस 15 साल की शासनकाल में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है, भत्ता की राजनीति हुई है और भ्रष्टाचार के आरोप में टीएमसी के हर छोटे बड़े मजले नेते उसमें एकदम उनको शिकंजे में लेके बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी है सौरभ कि जिस थर्ड फ्रंट की तैयारी करते हैं जो विपक्षी दल, वो कहते हैं कि भाई हम एक अलग फ्रंट बना रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं अब दरार साफ तौर पर नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इन तमाम जानकारी तुमसे साझा करने के लिए। तो बात इंडी गठबंधन की भी करते हैं, वहां पर भी दरार बढ़ रही है, जिस तरह से टीएमसी कहीं ना कहीं टूट का शिकार हो रही है। अब इंडी गठबंधन की बैठक से पहले तनातनी साफ तौर पर सामने आ रही है। क्यों? क्योंकि डीएमके ने कांग्रेस से दूरी बनाई और इस बैठक से कहीं ना कहीं किनारा कर लिया। बड़ी खबर, वजह कांग्रेस की कार्यशैली और उसके सहयोगियों का यह सवाल है कि जिस तरह की कार्यशैली कांग्रेस की है, हम उससे रास्ता नहीं खाते। यहाँ तक कि जो जेएमएम है उसने भी राज्यसभा की सीट को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कोई चर्चा नहीं हुई और बिना चर्चा के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस हाईकमान से डीएमके भी नाराज है और कांग्रेस से कहीं ना कहीं जो उनके बयान है राहुल गांधी के, उनसे भी लगातार नाराजगी है। और इंडी गठबंधन जिस तरह अब टूटता हुआ बिखरता हुआ नजर आ रहा है, अब इस पर अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं, आइए पहले उनको सुनते हैं। Where is India Alliance? It has no mission, no vision, only confusion, and every day new set of division is coming up. First, DMK has ditched India Alliance and Congress because Congress had given dhokha to DMK. Then Sharad Pawar ji, NCP is not going. Then JMM is having fight with Congress over Rajya Sabha seat. And now left has written to Khadge ji saying that explain the comments made by Rahul Gandhi against our leaders. So it shows that they are not together. They are fighting each other. इंडी गठबंधन में बचा कुचा जो कुछ भी है उसको भी टीएमसी समाप्त कर देगी। जिन्होंने बंगाल को खाया, जिन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ खिलवाड़ किया, इनसे आप थोड़ा सतर्क रहना। और इसमें बात करने के लिए ऋषि कुमार से जुड़ गए हैं। ऋषि, इंडी गठबंधन में जिस तरह से डीएम की दूरी बना रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि इंडी गठबंधन में भी बिल्कुल बहुत कुछ ठीक नहीं है। ऋषि कुमार, देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और संसद के मानसून सत्र से पहले की अगर इस बैठक का जिक्र करें तो जो INDIA गठबंधन है
उसके लिए अब चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इससे पहले जो पिछले सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी और परिसीमन विधेयक से संबंधित जो वोटिंग हुई थी, जिसमें 298 के अगेंस्ट 230 यानी कि 2/3 बहुमत सरकार के पास नहीं रहा और इस वजह से वो विधेयक पारित नहीं हो पाया था। अब जहां तक इस बार के मानसून सत्र की बात करें तो इस सत्र में जिस तरीके से विपक्ष की एकता की बात की जाए और जो कल मीटिंग बुलाई है उसकी बात की जाए तो इसमें बिखराव ही बिखराव नज़र आ रहा है फिलहाल। और कांग्रेस के सामने चुनौती अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो संसद में किस तरीके से जो ट्रेजरी बेंचेज हैं, सत्ता पक्ष है, उससे मुकाबला करेगी, जबकि उसका अगला होने वाला जो सत्र में जो मुकाबला है वो अपने ही जो गठबंधन के लोग हैं उनके साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। डीएमके ने साफ तौर से संसद में अलग से एलोकेशन सीटों का मांग लिया है, वो इनके साथ बैठना नहीं चाहते, जबकि जो डीएमके का एक तरीके से एक लंबा साथ कांग्रेस के साथ रहा और बड़ी ताकत के साथ उन्होंने संसद में उनका साथ दिया अलग अलग समय पे। बिल्कुल ऋषि, और हम मान सकते हैं कि इसीलिए है राज्यसभा की सीट को लेकर, तो बिल्कुल ऋषि हम मान सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल जब हम इंडी गठबंधन की इस बैठक की भी बात कर रहे हैं और अंदरूनी मामलों को लेकर भी ये रार खुलकर अब सामने आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज़ पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नए मुद्दों के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।